तो चलिए, हम पिछले क्लास में हम बात किए थे श्वसन क्या है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात किए कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती है। दो अवस्थाएं होती है श्वसन की, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर पौधों में जो श्वसन होता है, पौधे कौन से ऐसे अंग का इस्तेमाल करती हैं अपने श्वसन की प्रक्रिया में। यानी पौधे कौन से अंग का इस्तेमाल करता है। रिस्पायर पौधे का श्वसन अंग क्या है, कौन से अंग का इस्तेमाल करता है सांस लेने की प्रक्रिया में। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इंसान जंतु कौन से अंग का इस्तेमाल करता है। तो पहले हम बात करते हैं पौधे, जो प्लांट है वो प्लांट किस ऑर्गेन्स का इस्तेमाल करते हैं श्वसन प्रक्रिया में। पौधे में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है ना। पौधों में श्वसन अंग, रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स इन द प्लांट्स। पौधे में कोई विशेष श्वसन अंग जैसे कि फेफड़ा जिसे इंसानों में होता है, वो नहीं होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है, कुछ भाग है, कुछ पार्ट्स है पौधों में, जिसके जरिए वो गैसों का आदान प्रदान करता है। उसमें जो पहला है उसे कहते हैं रंध्र, एस्टोमेटा। ये एस्टोमेटा पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। आप जब पौधे के पत्तियों को देखेंगे तो उसमें आप बहुत ही बारीक छिद्र आपको देखने को मिलेगा, उसे रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से पौधे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। पत्तियों को जब आप लेंगे तो देखेंगे कि पत्ती जो है, पत्तियों के ऊपर से ज्यादा उसके जो ऊपर का फेस होता है उससे ज्यादा उसके नीचे के फेस को अगर आप देखें तो उसमें ज्यादा रंध्र आपको देखने को मिलेंगे, स्टोमेटा ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पौधों के पत्तियों में ऊपर से ज्यादा नीचे में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा नीचे में ज्यादा पाए जाते हैं। तो बहुत ही बारीक बारीक आप उसको छिद्र उसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो माइक्रोस्कोप से लोग देखते हैं तो वहां देखने को मिलता है। तो पहला अंग क्या है पौधों में, वो है रंध्र, स्टोमेटा। दूसरा है वात रंध्र, लेंटिसेल्स। ये पौधे के तने जो है, पौधे के जो तने हैं उसके छाल में पाए जाते हैं। तना जब पौधे का जो आप टहनी देखते हैं, तना देखते हैं तो उसमें जो है ये वात रंध्र देखने को मिलेगा आपको, हम आगे पिक्चर में आपको दिखाएंगे। उसके बाद है जड़ रोम, रूट हेयर्स। पौधे के अगर जड़ को आप उखाड़ेंगे तो उस जड़ में आप देखेंगे बहुत बारीक बाल के जैसा बिल्कुल पतला पतला ये होता है, हेयर होता है। पौधे उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करती है। ठीक है ना। तो ये तीन ऐसे अंग है पौधों में। फर्स्ट बोलिए तो फिर से, रंध्र, वातरंध्र, जर्रोम, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स। ये पौधों में पौधों के श्वसन अंग है। एक और बात समझ लीजिए कि जो पौधे जो है उसमें गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। पौधों में गैसों के आदान नहीं, पौधों में गैस एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वो विसरण के माध्यम से जाता है, डिफ्यूजन के माध्यम से जाता है। अब ये विसरण, ये डिफ्यूजन है क्या, ये बात को आप समझ लीजिए। विसरण क्या होता है, देखिए, अधिक जहां जिस अधिक जिस जिस जहां पर अधिक मात्रा में गैस है, अधिक मात्रा से लोअर मात्रा में, जहां कम मात्रा में गैस है, अधिक मात्रा से लोअर मात्रा में गैसों के ट्रांसफर को विसरण कहते हैं। ये तब तक होता है जब तक दोनों जगह बैलेंस ना बन जाए, इसे ही विसरण कहते हैं। तो पौधे में भी गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से होता है। यानी अगर पौधे में किसी जगह पर CO2 ज्यादा मात्रा में है तो वो CO2 खुद ऑटोमेटिक उस जगह पर चला जाता है जहां पे CO2 कम मात्रा में है या ऑक्सीजन कम मात्रा में है, जो भी हो। ये तब तक जाता है जब तक उसके बीच का बैलेंस ना बन जाए, उसे ही कहते हैं विसरण। आसान भाषा में आप और समझ लीजिए कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर आप अगरबत्ती जला लिए, है ना, तो अगरबत्ती जहां पे आप जलाए हैं वहां से धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाता है।
यहाँ जहाँ यानी जहाँ महक नहीं भी है वहां तक भी खुशबू चली जाती है, और तब तक जाती है जब तक पूरे घर का वातावरण बिल्कुल सेंट के जैसा ना हो जाए, हर जगह एक जैसा, उसे कहते हैं विसरण। जैसे पानी में रंग मिलाते हैं तो रंग पानी के हर जगह फैल जाता है, तब तक फैलता है जब तक पानी का बिल्कुल कलर सेम ना हो जाए, उसे कहते हैं विसरण। ठीक है ना। तो विसरण मतलब गैसों के आदान प्रदान को, ये इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी चीज की बाहर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक कम यानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा तक गैसों का आदान प्रदान होना। जैसे कि आप देखते होंगे बाढ़ का पानी, जब गांव में बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ का पानी तब तक बहता रहता है जब तक नली नाला जो भी खड्डा है कुआं है भर ना जाए। जब पूरा गांव का पानी भर जाता है, जब पूरा बाढ़ का पानी एक लेयर एक समान हो जाता है तो वो ठहर जाता है, तब फिर वो बढ़ता नहीं है, उसे ही कहते हैं विसरण। ठीक है ना। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। क्लियर। आइए हम पहला टॉपिक को बात करते हैं, ये रंध्र, ये स्टोमेटा क्या है। तो जब आप पत्ती को देखते हैं, आप जब गौर से पत्ती को देखेंगे तो छिद्र जो है वो छिद्र बहुत छोटा छोटा जो होल होता है उसे ही रंध्र कहते हैं। और रंध्र स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले अत्यंत छोटे छोटे छिद्र टीनी पोर्स होते हैं। प्रत्येक रंध्र के चारों ओर दो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स होती है। देखिए ये है रंध्र, ये देख रहे हैं ना, ये रंध्र, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये है आपका रंध्र, ये। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो देख रहे हैं ये और ये, इसे कहते हैं गार्ड सेल। हर रंध्र के दोनों तरफ जो है दो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल होता है, ठीक है ना। तो ये है रंध्र। इसका काम क्या है? रंध्र का क्या कार्य है, कौन सा काम है? CO2 को अंदर लेना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से पत्तियों के अंदर लेना, प्लस ऑक्सीजन को बाहर निकालना, यही काम है उसका, यानी गैसों का आदान प्रदान करना है। CO2 को अंदर लेना और कार्बन ऑक्सीजन को बाहर निकालना, यही रंध्र का है। ठीक है ना। ओके, तो इतना ही चीज है, आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वात रंध्र, लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स, वात रंध्र। वात रंध्र लकड़ी वाले तनों, जैसे आप देखिए जब आप टहनी जब लेते हैं तो आप टहनी में देखते होंगे ये चीज आपको देखने को मिलता होगा, ये टहनी में, ये इसे ही कहते हैं वात रंध्र, लेंटिसेल्स इसे ही कहते हैं, लेंटिसेल्स इसे ही कहते हैं वात रंध्र। यानी कि वात रंध्र लकड़ी वाले तनों यानी वुडी स्टेम्स तथा कुछ फलों की छाल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यही है वात रंध्र, लेंटिसेल्स, यही है लेंटिसेल्स। इसका भी क्या काम है? इसका भी वही काम है, तने के अंदर और बाहर गैसों का आदान, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, यही उसका भी यही काम। और ये हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं रहता। अगर आप को यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टहनी होगा या मतलब पेड़ पौधा होगा बगल में, तो आप जाकर के उसकी टहनी को देखिएगा तो कई सारे वात रंध्र जो है आपको उस टहनी पर देखने को मिलेंगे। ये छोटा छोटा छिद्र जो है उभरा हुआ, इस ऊपर उभरा हुआ देखने को मिलेगा ये। तो आप जाकर के अपने आसपास के पेड़ पौधों को कभी जाएंगे, अगर रास्ते से गुजरेंगे तो आप देखेंगे, खासतौर से नीम के पेड़, जो भी बटे वो जो भी पेड़, तो उसे कहते हैं वात रंध्र। इसका भी काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। उसके बाद क्या है? जड़ रोम, रूट हेयर्स। मिट्टी के जड़ों में मौजूद जड़ रोम मिट्टी के कणों के बीच, देखो ऐसे ही कहते हैं जड़ रोम्स, जो मैंने आपसे पहले कहा, यही जड़ रोम्स, यही जड़ रोम्स, यही सब जड़ रोम्स, ठीक है ना, यही जड़ रोम्स, ये है ना जड़ रोम, मुख्य जड़ रोम्स। ये क्या करता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी के जो छोटा छोटा कण है, ये सब यही जड़ रोम है, यही जड़ रोम है, यही है ना। ये क्या करता है, जो मिट्टी के कण है, ये सब जो छोटे छोटे मिट्टी के कण है, इस कण में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसी ऑक्सीजन को ये अंदर खींच लेता है, इसी ऑक्सीजन को ये खींच लेता है। तो मिट्टी के जड़ों में मौजूद जड़ रोम मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से ऑक्सीजन, मिट्टी के कण में हवा है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है,
CO2 प्राप्त करता है और श्वसन से बनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, और जो CO2 बना हुआ रहता है उस CO2 को ये बाहर निकाल देता है। जल रोम से CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जल रोम से अंदर चला जाता है। इसलिए कभी कभी पौधे के जड़ों में अगर ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद हो तो जल रोम जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है, वहां ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पौधा सूख जाता है। यदि पौधे की जड़ों में बहुत अधिक मात्रा में पानी हो तो कभी कभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पौधा जो है वो कभी कोई मर जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही तीन हिस्सा है, तीन चीज हमने बात किया। ऑर्गेन्स, तीन ऑर्गेन्स है, 3 ऑर्गेन्स है पौधे में, जिसका इस्तेमाल पौधे गैसों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। पहला हमने बात किया स्टोमेटा का, रंध्र का, जो पौधे के पत्तियों में होता है। दूसरा हमने बात किया वात रंध्र, लेंटिसेल्स का, जो पौधे के तनों में होता है। तीसरा हमने बात किया जड़ रोम, रूट हेयर्स का, जो पौधे के जड़ में होता है। यही तीन ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल पौधे जो है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए करता है। और तीसरी बात, ये गैसों का आदान प्रदान पौधे में किस माध्यम से होता है, याद रखेंगे विसरण के माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जंतुओं, जैसे अब पौधे तो इन चीजों का इस्तेमाल किया शोषण गैसों के आदान प्रदान के लिए, तो क्या जंतु के पास भी कोई ऐसा अंग है, जंतु के अंदर भी, जिसका वो इस्तेमाल गैसों के आदान प्रदान के लिए करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि जंतु के अंदर कौन कौन से अंग है जिसका इस्तेमाल जंतु गैसों के आदान प्रदान के लिए करता है। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियो नोट्स बना कंप्लीट रखिएगा। वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, क्लास में बात हो चुकी है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।